DSR डेटा सिस्टम मास्क है। इनको तो ये वाले इसकी शामिल हुए ना डेटा एनालिटिक्स। हाँ ये है कि मुझे नहीं पता आपका ये पहले से मेरा ये था इसलिए DSR डेटा सिस्टम एंड रिस्क। अच्छा वो किसमें ठीक। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि अगर हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन हम एक ले रहे हैं, सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास किस लेवल की है। एक फैसला होता है, एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम डिसीजन ले लेते हैं जो आप कह लो कि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें नहीं पता कि किसी भी चीज के जो कंडीशन है, जैसे अगर कोई कहे कि मैं अनसर्टेनिटी फील कर रहा हूं किसी चीज में, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे ये नहीं पता कि एक चीज का रीजन क्या है, कॉज क्या है। वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि फिनोमिना जो है ये क्यों है। अच्छा उसे ये भी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। और उसे ये भी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन की आउटकम क्या हो सकती है। He's unaware about cause, he's unaware about solution, unaware about outcome। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ाते जाएं तो कम से कम वो अनसर्टेनिटी से बढ़ते हुए एक ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जिसको हम कहेंगे रिस्क इस सिचुएशन में आ गया। अनसर्टेनिटी से अच्छा अनसर्टेनिटी में तो उसे कॉज भी नहीं पता थी, सॉल्यूशन भी नहीं पता था, आउटकम भी नहीं पता था। रिस्क में उसे कम से कम कॉज का पता है, सॉल्यूशन का पता है, आउटकम का फिर नहीं पता उसे। लेकिन वो आउटकम को क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकता है। यानी अगर वो आउटकम को, बाकी तो उसे नहीं इतना खास कुछ समझ आ रहा, ठीक है, लेकिन वो इसे ये पता है यार इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी कॉज क्या है, सिर्फ एक चीज रहेगी आउटकम। उसको वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन प्रिडिक्ट कर सकता है, फोरकास्ट कर सकता है, असेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन में इतना इजाफा हो गया है। अब इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ती चली जाए तो ये सिचुएशन सर्टेनिटी में भी जा सकती है। सर्टेनिटी का मतलब है अब तुम्हें आउटकम को भी प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें ये भी पता है कि इसकी आउटकम क्या होगी। आउटकम क्या होगी, अब इंफॉर्मेशन इतनी आपके पास बढ़ गई, ठीक है ना। कुरान में तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा एहसान जताया है कि मैंने तुम्हें हर चीज का नाम सिखाया। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई फरिश्तों से, तो वहां पे कहा ही जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने कहा गया कि तुम बताओ इनको इल्म के बारे में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी कहते हैं कि जो क्रिएचर दुनिया में आने थे टिल क़यामत उन सब के नाम बता दी। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला तो ये सांच जताता है कि किसी फिनोमिने को समझने की पहली स्टेज ये कम से कम आपको उसका नाम पता हो कि ये कोविड है, ये डेंगी है। बाकी फिर सिम्टम है और उसके सोल्यूशन है वो उसके अगली बातें। लेकिन असल बात क्या है कि हमें उसके नाम पता है, उसके आउटकम पता है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो ये, इससे हम जो कह रहे हैं कि नाम से शुरू होता है इंसान कॉज पे जाता है, कॉज से शुरू होता है सोल्यूशन पे जाता है, सोल्यूशन से शुरू होता है तो
उसके आउटकम पे पहुंच जाता है। लेकिन जितनी मालूमात ज्यादा होती चली जाती है उतना ही उसको एडवांटेज ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो शुरू होता है कहां से? अनसर्टेनिटी से। जाता कहां पे है? प्रिडिक्ट करता है। और आखिरकार कहां पहुंच जाता है? सर्टेनिटी। राइट बच्चों? अच्छा, अब यहाँ जो सिचुएशन पैदा होती है वो ये होती है कि बेटर क्वालिटी अगर डेटा है तो तुम एनालिसिस भी कर सकते हो, डिसीजन भी ले सकते हो, कंप्लायंस भी, और स्पेशली क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसको बेटर सोच सकते हो। अब जहां तक सवाल है, अगर डेटा आपके पास पुअर है तो फिर तो आप सच एज मिसिंग वैल्यूज मिसिंग है, आउटकम का नहीं पता, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है, और इन दी एंड क्या है, कैन लीड टू एरर इन रिपोर्टिंग। तो आपकी रिपोर्टिंग एरर आ जाएंगे, फिर आप ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना फिनोमिना को समझ सकते हो, ना उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये फिर सारी बातें इन बिटवीन रह जाती हैं। अब और फ्लॉड इन इनसाइट के, आप इनसाइट उसको समझ नहीं पाते, एंड क्या होता है, एंड रेगुलर इश्यूज। तो जो बंदा तो देखिए डेटा सही रखता है, ये देखिए तस्वीर बता रही है, स्ट्रेट चलता जाएगा, और जिसके पास डेटा सही नहीं है वो अपनी सही चीज को रन नहीं कर सकेगा। अब जहां तक सवाल है, अगर हम अपने पास पे नजर डालें तो एक जमाने में पेप्सी को कुछ इश्यूज पेश आए, उन्होंने एक डाइट कोक लॉन्च की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें डेटा की जरूरत है कि हम समझ सकें कि एक्चुअली कंज्यूमर का बिहेवियर है क्या, और हमें इसके बिहेवियर को किस तरह अपडेट करना है, कैसे लेके चलना है, और हम इसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो डेटा है वो लिया गया जो कंपनी के पास अपना मौजूद था। जाहिर है ये इजी टू एक्सेस होता है, तो सबसे पहले इसी को लिया गया। जैसे कंपनी का अपना सेल्स रिकॉर्ड, फिर हाउ मेनी बॉटल्स आर बीइंग सोल्ड, कितनी बॉटल्स जो है वो बेची जा रही है, सेल कितनी है हमारी। और फिर क्या बच्चों, आप कह सकते हैं कि मंथ की सेल। अब ये सारा जो डेटा था ये कहाँ से आया? कंपनी के अंदर के रिकॉर्ड से, हमने क्या बेचा, कितना मटेरियल लाए, हमारी कितनी सेल हुई। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंटरनल डेटा से इसे समझने की कोशिश की। फिर इसके साथ इन्होंने कंपेयर किया किसको बच्चों? एक्सटर्नल डेटा को। एक्सटर्नल डेटा में उन्होंने क्या देखा कि आउटसाइड सोर्सेज हमें क्या बता रहे हैं। आउटसाइड सोर्सेज में बच्चों जैसे उन्होंने गैलप और नेल्सन रिपोर्ट्स के अंदर से देखा कि हमारा जो कंपेटिटर है जिसे हम पेप्सी, डाइट पेप्सी कहते हैं, उसकी सेल कहाँ जा रही है, और मार्केट का पूरा साइज क्या है। कोई भी कंपनी अपने इंटरनल डेटा से मार्केट का साइज मालूम नहीं कर सकती। क्यों? जितनी भी बड़ी मार्केट होगी, जितनी भी बड़ी मार्केट होगी, जो पर्टिकुलर कंपनी है या कोई पर्टिकुलर सेलर है, उसको उसका एक हिस्सा मिलेगा ना, सारा तो नहीं मिला। इसलिए मार्केट का साइज तो उसे नहीं पता, और उसे ये भी नहीं पता कि दूसरी कंपनी की सेल जो है वो कितनी। क्या हाल है बच्चों? उसे ये भी नहीं पता कि दूसरी कंपनी की सेल कितनी है। लिहाजा क्या करना पड़ेगा उसे? उसे देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द सेल ही कैन अचीव, और उसने कितनी अचीव किया मार्केट में, उसका अपना एक्चुअल शेयर जो है वो कितना। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपेटिटर का डेटा यूज किया। ये जहां से भी वो ला सकते थे, गैलप वगैरह से, मार्केट एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की। अब दो डेटा हो गए, एक क्या हो गया, इंटरनल, और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल। दो डेटा हो। अब तीसरा डेटा उन्होंने क्या किया कि कुछ सेकेंडरी डेटा इकट्ठा किया, यानी दूसरी शक्ल क्या बन गई, तीसरी शक्ल बन गई सेकेंडरी डेटा। वो क्या? कुछ पब्लिश रिपोर्ट उन्हें मिल गई। ड्रिंक कंजम्पशन
ट्रेंड इन एशिया पे, दिस इज आल्सो अ डाटा। अब डाटा एक ले लिया हमने गैलप से या चेंबर ऑफ कॉमर्स से जाके, वो एक्सटर्नल है। एक हमारी अपनी सेल, तो हमारी अपनी सेल इंटरनल हो गया। गैलप वगैरह से दिया, एक्सटर्नल हो गया। ये भले है तो एक्सटर्नल ही, लेकिन ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये पहले किसी और काम के लिए उन्होंने प्रिंट किया था, पब्लिश की थी रिपोर्ट, लेकिन हम इसे यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक स्टेटिस्टिक्स है ऑन शुगर इंपोर्ट, वहां से भी पता लगता है शुगर इंपोर्ट एक रॉ मटेरियल है जो कि कोक में इस्तेमाल होता है। क्या हाल, उसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया। अब ये हो गया बच्चों, तीन चीजें हो गई। एक एक हो गया क्या आपका इंटरनल डाटा, एक आपने बाहर से मालूम कर लिया, और एक बाहर का पब्लिश डाटा। और फिर आपने उन्होंने ये किया कि एक सर्वे कंडक्ट कर लिया। ये सर्वे जो है इन्होंने कहाँ से कंडक्ट किया, यूनिवर्सिटीज में चले गए। वहां से जाके इन्होंने नए अपने प्रोडक्ट चेरी, लेमन, वेनिला फ्लेवर के ऊपर एक डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वो भी इंफॉर्मेशन इनके लिए बड़े काम आएगी, क्योंकि यहाँ ये मालूम कर लेंगे कि इनके प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट कितना लोग लाइक करते हैं, कितना डिसलाइक करते हैं, तो वो डाटा भी इनके पास आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज डाटा जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कलेक्ट किया गया और टेलर किया गया, किसके लिए, कोकी नीड के लिए। अब डाटा कितना हो गया बच्चों, अब आप कह सकते हैं डाटा एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। एक डाटा आ गया बच्चा कौन सा, पब्लिश डाटा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी डाटा। और एक कौन सा आ गया बच्चों, शाबाश, जो सर्वे वगैरह हुए, इस डाटे को हम क्या कह देंगे, प्राइमरी डाटा। राइट जी। अब यही चार डाटा होते हैं सोर्सेज के। पहले आप कह लो सोर्सेज ऑफ डाटा में वेरियस सोर्सेज हम यूज करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, रेलेवेंस एंड डिपेंडेंस देखते हैं उसका, और कैटेगोराइज करते हैं डाटे को फोर टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्सेज में। पहला सोर्स क्या बच्चे, इंटरनल। अगला क्या है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। प्राइमरी पब्लिश डाटा होता है, किसी दूसरे का डाटा यूज कर लेते हैं, वो भी होता है एक्सटर्नल है, लेकिन क्योंकि पहले किसी और काम के लिए यूज हुआ हुआ है, सॉरी सेकेंडरी डाटा, वो जो पहले यूज हुआ है इसलिए हम उसको सेकेंडरी देते हैं। प्राइमरी आपके अपने सर्वे जो आपने करवाए। अच्छा, तो यहाँ हमारी किताब की ये जो ग्राफ है, अगर इसे आप देखें, कहता है प्राइमरी डाटा क्या है, सर्वे है, यहाँ इंटरव्यू है। इंटरनल डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है, और एक्सटर्नल डाटा गवर्नमेंट की एजेंसीज का डाटा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप कहें कि डाटा की क्वालिटी पे बात पहले हम कर चुके हैं, डाटा वही जो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट का मतलब ये है कि हमें उसकी किसी वैल्यू पे कोई डाउट या शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, डाटा कंप्लीट हो, यानी कि हर एस्पेक्ट को शो कर पाओ। अच्छा, अगर वो डाटा इनकम्प्लीट रहे तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि डाटा इनकम्प्लीट जो है ना, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, मसले को हल नहीं करता। और जहां तक सवाल है, ये डाटा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद रेलेवेंट टू द, क्या होना चाहिए, रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी जो मसला आप डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ इसकी रेलेवेंस होनी चाहिए, किसी और प्रॉब्लम के साथ नहीं। जो प्रॉब्लम अंदर डिस्कशन, प्रॉब्लम हम हर उस सिचुएशन को कहते हैं जिसके मुतालिक हमने डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आम जिंदगी में हम प्रॉब्लम मसले को कहते हैं, बिजनेस में हम अपॉर्चुनिटी को भी प्रॉब्लम ही कहते हैं। अच्छा बच्चों, और ये क्या होना चाहिए, टाइमली। जाहिर है फैसले से पहले मिल जाएगा तो फायदामंद है, फैसले के बाद आएगा तो नुकसानदेह होगा। क्या हाल है। अच्छा, सो डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। डाटा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। डाटा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, यानी वक्त पे हमें दस्तयाब हो गया तो ही हमारे फायदे में, अदरवाइज फायदेमंद नहीं। राइट जी। अच्छा, अब अगर आप देखें इंटरनल डाटा, ये पहले हम बात अब कराए हैं, क्यों कि पहले हमने उसको एक केस से डिस्कस कर लिया। अब इंटरनल डाटा के मुतालिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाने वाला डाटा क्या बच्चे हो सकता है,
सेल्स रिकॉर्ड, जैसे कि हमने अभी देखा, कोक ने अपने सेल्स रिकॉर्ड से देखा ना हम क्या बेच रहे हैं। तो सेल्स के रिकॉर्ड हो सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल वो होता है वो जहां हम जाके, वो नहीं होते बार कोड, किसी से शॉपिंग करें तो बार कोड होता है ना, वो क्लिक करते जाते हैं और वो बिल बनाता जाता है। वहां से हमें पता चल जाता है हम कितना सेल कर रहे हैं, हमारी प्राइसेस क्या हैं, ठीक है जी, कस्टमर कितनी परचेजेस कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा बच्चे क्या है, शाबाश, एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा क्या है बच्चों? HR स्टोर एम्प्लॉय डिटेल सच एज क्या बच्चों? कंटेंट्स, जॉब रोल्स, सैलरीज एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज। ये सारे के सारे क्या होंगे? एम्प्लॉय डाटा। ये दोनों जो है इस्तेमाल होंगे किसके लिए? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो भी केस अंडर डिस्कशन। देन क्या बच्चों कहता है, इंटरनल डाटा, या मेरी किताब से लिया मैंने। इंटरनल डाटा इन मैन्युफैक्चरिंग, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस इंटरनल डाटा इट्स प्रोडक्शन लाइन टू मॉनिटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप ये कह लो कि हम दो तरह से देखते हैं, कितने टाइम में हमने कितनी प्रोडक्शन की, या कॉस्ट के एंगल से देख लो कि हमें पर पीस क्या कॉस्ट कर रहा है और हम कितना टाइम और कॉस्ट बचा के एक चीज को प्रोड्यूस करें। मशीन जनरेट द डेटा ऑन आउटपुट। मशीन का डाउन टाइम, डिफेक्ट रेट, which is stored in company's internal database. By analyzing the data, company identifies the bottlenecks and take corrective action to improve the productivity. मतलब ये है कि जाहिर है इंटरनल डाटा ज्यादातर इंटरनल इश्यूज के लिए तो काम आ सकता है, लेकिन कोई भी सेल का इशू है, मार्केट रिलेटेड इशू है, तो जाहिर है इंटरनल डाटा अलोन काम नहीं करेगा। जाहिर बात है उसको हम किसी एक्सटर्नल डाटा के साथ मैच करेंगे तो ही बात बनेगी। लेकिन ये इशू तो इंटरनल है, आपकी मशीन का मामला जो है, हाँ ठीक है, इस मामले में हम किसी जनरल इंडस्ट्री की एवरेज कंपेयर कर सकते हैं और चीजें भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये काफी जरूरी है इस वक्त। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकेंगे? देखिए, हम इसके अंदर जो फाइंड आउट कर सकेंगे कि एक्सप्लेन हाउ द केस लेड टू इंटरनल डाटा सोर्सेज एंड सच डाटा हेल्प इन द कंपनी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। देखिए, डिफेक्ट रेट को देखते हुए हम अपनी मेंटेनेंस को क्या कर सकेंगे बच्चे? मेंटेनेंस को क्या कर सकेंगे? इम्प्रूव कर सकेंगे, या स्केजुअल कर सकेंगे कि हमारी मेंटेनेंस कैसे स्केजुअल होनी चाहिए। अब ये मेंटेनेंस दो तरह से होती है, एक तो रूटीन मेंटेनेंस होती है जिसकी आपने रूटीन सेट की होती है, और एक वो होता है जब कोई इनॉर्मली हो जाती है या एक्सपेक्टेड होती है, तो हम उसका एक ऑब्जर्वेशनल व्यू भी लाजमी जहन में रखते हैं कि इसके लिए ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी, यानी ऑब्जर्व करना पड़ेगा जाके कि वी हैव टू सी इनसाइड के यार बाकी हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो हैं भी। और एक ये होता है ना, जैसे आप यूं समझो मेरी गाड़ी गई मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक को मैंने भेजी गाड़ी के इसकी फोर्स नहीं जा रही इंजन को, तो मैकेनिक ने कहा कि सर आप डिले कर गए हैं, इसका गियर ऑयल टाइम पे चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर मैं मेंटेनेंस करता रहता तो फॉल्ट ना आता, तो मुझे स्केड्यूल करना चाहिए। तो उसने कहा जी चाहे कोई आपसे लाख कहता रहे ऑयल ठीक है टेस्ट करके, 40,000 गाड़ी चल जाए तो ऑयल मट्टी में बहा दे और नया ऑयल डाल दें। गियर की बात कर रहा है, इंजन भी। और रूटीन में हुआ है कि अच्छा वहां गई तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि उसके जनरेटर का बेल्ट जो है ना वो खराब है। ये खराब हुआ नहीं है, बट इट्स नियर टू डैमेज। तो जाने का फायदा हो गया ना। रूटीन चेकअप के अंदर ही कोई दूसरा फॉल्ट नजर आ गया तो आपने उसे क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। तो ये इंटरनल डाटा आपका मशीन साइकिल जो है उसे क्या कर देगा? बेहतर कर देगा, क्योंकि आप मेंटेनेंस बेहतर कर लेंगे उसकी, आप उसका रूटीन चेकअप अच्छा कर लेंगे, आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे। अच्छा, और इससे फिर शॉर्टफॉल आएगा, डाउन टाइम नहीं आएगा। और अगर डाउन टाइम ना आया तो फिर क्या फायदा होगा हमें?
यानी एक्चुअली ये सारे काम का नतीजा क्या होगा अगर हम सोचें। मशीन चलती रहेगी, खराब नहीं होगी। अगर ये चलती रही तो व्हाट एक्चुअल आउटकम वी गेट, देखे ना। आउटपुट टाइम पे बिकती रहेगी, तो इसका मतलब ये है हम टाइमली ऑर्डर मीट कर सकेंगे। और बच्चे जब भी सोचना है, इन दी एंड ये सारी मेहनत से हमने हासिल क्या करना, क्या हासिल करना है सबसे। टाइमली ऑर्डर भी पे कर दिए, मशीन भी नहीं खराब, हमें क्या मिलाया था बिजनेस में, रेवेन्यू जनरेट हो गया। एक्चुअली हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा, और कस्टमर क्या कहेगा इसको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। और कंपटीशन में हमें फायदा हो जाएगा। ये चीजों को ध्यान में रखना, मतलब देखें अब ये चीजें यहाँ लिखी तो नहीं हुई, लेकिन मैंने चीजों में से चीजें निकालनी शुरू कर दी। बस ये आपने सीखना कि चीजों में से चीजें निकालनी कैसे हैं आपने। मिसाल के तौर पे, अच्छा जी, मशीन की रूटीन चेकअप होगी, डाउन टाइम कम हो जाएगा, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हम एक रेगुलर रेगुलर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, डाउन टाइम नहीं आएगा, टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, कंपेटिटिव एज मिलेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इज व्हाट द थिंग्स। ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए वेन एवर केस इज देयर कि अच्छा इससे आगे क्या होगा। तो चंद चीजें तो हमेशा जहन में रखें कि आपने हमेशा हर चीज को कंपेटिटिव एडवांटेज से लिंक किया करना है, और प्रॉफिट से लिंक करना है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये लाजमी लानी है। किसी खराब हालत की वो उल्टा ले जाना है, नेगेटिव केस डिससेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, कंपेटिटिव एज नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और दूसरी सूरत में क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब जहां तक सवाल है, ये मैंने इसको एक दफा लिख भी दिया है। लिख दिया इसलिए कि मतलब जाहिर बात है, कंपनीज की डेटाबेस से हमने डाटा लिया, डाउन टाइम डिफेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, हम वक्त पे इसकी ऑयलिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, हम इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगा बच्चों, ऑन टाइम कर लेंगे, स्केड्यूल पे हम मेंटेनेंस करते रहेंगे, बॉटलनेक्स दूर हो जाएंगे, डिलेज नहीं होंगे, डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब आ जाए एक्सटर्नल डाटा पे। एक्सटर्नल डाटा की बात करें तो ये वो डाटा है जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के बाहर से लाया गया। जब हम आपकी जगह पढ़ते थे तो हमें पता होता था यार एक्सटर्नल डाटा के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। या तो कोई बिजनेस ऑफिसेज हो सकते हैं, या चेंबर ऑफ कॉमर्स हो सकता है जहाँ सारों का डाटा आया होता है, कोई गवर्नमेंट ब्यूरो हो सकती है जहाँ चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा आया हुआ है। तो कोको कोला है तो पता है यार इतनी चीनी इंपोर्ट हुई है तो कितनी इन्होंने बाय की होगी, कितनी हमने बाय की होगी, तो अंदाजन इनकी कितनी प्रोडक्शन हुई होगी। तो एक्सटर्नल डाटा पे अंदाजे भी चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल डाटा के लिए क्या होती है बच्चों, मार्केट रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी ना, अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ये डेमोग्राफिक कंपेटिटिव बेस्ड रिपोर्ट होती है। और फिर बच्चों सोशल मीडिया जैसे कलेक्टेड थ्रू एपीआई ट्रैक कस्टमर ओपिनियन ब्रांड मेंशन एंड इंटरेक्शन, तो ये हम वहां से फिर जो है वो मालूमात ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से, सोशल मीडिया से, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केट रिपोर्ट से। एशियन बैंक की रिपोर्ट काम आ जाती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट काम आ जाती है, ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े बैंक है, मेजान बैंक वगैरह, इनकी कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें कई इंडस्ट्रीज का ओवरऑल हुजम मालूम करने में फायदा देती है। जैसे ऑटोमोबाइल के मामले में सबसे ज्यादा लीज वेदान ही करता है गाड़ियां। तो अगर उसका डाटा मिल जाए तो हमें बहुत ज्यादा मार्केट का पता लग जाता है, उससे ये पता लग जाता है कि इस वक्त मार्केट में इन कार कौन सी है और आउट ऑफ मार्केट गाड़ी कौन सी जा रही है। राइट बच्चे। अब ये हो गया आपका सिक्स ऑप्शन। इसमें कहता है कि जी रीड करें ईच सेंटेंस केयरफुली और आइडेंटिफाई करें, रिप्रेजेंट करें इंटरनल डाटा कौन सा और एक्सटर्नल डाटा कौन सा। बेशक आप कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 तक चले जाएं, और फिर मेंशन कर दें कि इसके आगे कौन सा डाटा आपको क्या लग रहा है। ठीक है, इससे ये होगा तो थोड़ा सा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी ना, और इंटरेक्टिव भी होगी आपका।
अच्छा बेटा, यू आइडेंटिफाइड। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे से भी पूछने। अल्लाह, देखें जरा। अच्छा भाई, ऑनलाइन में वो बरकत पड़ेगी। अच्छा, ये पता क्या हुआ है? ये भी नहीं है ऑनलाइन से लेकर सारे बारिश थी ना। अच्छा बच्चों, सबसे पहले अच्छा गुड हो गया यार, मुझे लग रहा है सही है। मैंने तरतीब रखी थी तो मुझे याद था कि मैंने एक एक करके ना जंप ओवर रखा हो। जी। और इनका भी ठीक है, हैदर का, अवैस का और तैयबा बेटी का भी ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि मैं आपके सामने आंसर भी रख देता हूं इसका। ये बेटा इसका आंसर है। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि बेसिक चीज जो मैं आपको समझा रहा था वो आपको समझ आ गई। थैंक्स फॉर, शुक्रिया अल्लाह। अच्छा बच्चों, अब देखिए डिसीजन सपोर्ट एंड डाटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए बात ये होती है कि जब डिसीजन मेकर होता है ना, वो कहता है मुझे मालूमात जहां तक मिल सकती है मिल जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम एक मजाक की बात आपको करूं, एक बच्चे का रिश्ता करना हो ना माँ बाप ने, तो गैरों में करना हो ना अगर, वो कहते हैं कि लड़की के मुतालिक मालूमात जितनी आ सकती है आ जाए, और भले उसकी पुप्पो के मुतालिक भी मालूमात मिलती है तो ले लो, ताकि मैक्सिमम एस्पेक्ट कवर हो जाए, ताकि खतरे से बचा जा सके। क्योंकि जिंदगी का ये बड़ा रिस्क वाला फैसला है, यहाँ तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी, यहाँ नाकाम हो जाएगी। तो यही ये बिजनेस तो इससे भी बड़ी चीज है, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक बंदे की जिंदगी होती है, यहाँ तो पूरे इंप्लॉयज का, सप्लायर का, कस्टमर का, बैंकर्स का, सबका स्टेक जो है वो उसके अंदर लगा होता है। तो लिहाजा यहाँ तो और ज्यादा मामला पेचीदा हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो एक्सटर्नल वेब से डाटा आ रहा है, इंटरनल डेटाबेसेस से डाटा आ रहा है, उस डाटे सारे को हम ला रहे हैं किसी भी ऐसे सिस्टम में जहां से हम उसको आपस में मिला के कुछ तस्वीर बना सकें। असल में फैसला साजी में या डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हमें कोई भी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं मिलती, जैसे कि आप कोई कैमरे से पिक्चर बना लें और वहां पता चल रहा है ये ट्री है, ये माउंटेन है, ये हिल है, ये हट है। ऐसा नहीं होता। हमें हमें क्लूज को आपस में मिलाना पड़ता है। उन क्लूज को आपस में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और उन्हें आपस में लिंक अप करना पड़ता है। जब आप उनको लिंक अप कर लेते हो, उनको आपस में जोड़ लेते हो, तो देन यू गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर which is not as clear as in the natural world, but that is communicating a lot of things to make your decision workable। कि हम कहते हैं कम से कम दो चीजों से बाहर आ जाए, इम्बिग्विटी भी ना हो और अनसर्टेनिटी भी ना हो। क्योंकि डार्कनेस में किया गया फैसला सही नहीं होता। जैसे आप यूं समझ लो कि ना इंस का पता है ना आउट का पता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे इंटरमीडिएट 8वीं क्लास के बाद पूछा जाता है साइंस रखनी है आपने यहाँ, आर्ट्स रखनी है, आप बताएं मुझे। उस बच्चे को ये पता होता है कि मैं ये जो फैसला कर रहा हूँ इसका आउटकम का थोड़ा अंदाजा हो जाए। सिर्फ उसे एक बात पता होती है कि अगर मैं साइंस पढ़ूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, या इतना पता होता है कि साइंस पढ़ूंगा शायद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ठीक है ना। और बाद लोगों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता, मेरे जैसे लोगों को। ठीक है। तो या मेरे जैसे लोग जरा कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जब मैं 8वीं में गया ना, तो 9वीं में गया, तो उन्होंने कहा साइंस रखनी, आर्ट्स रखनी, तो हमें क्लास में इकट्ठा कर लिया गया। तो हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे।
तो मैंने अंदाजा किया कि मैं एक दफा लैब में गया था, वहां मेंढक का ऑपरेशन चल रहा था और मैं खासा घबरा गया था और मुझे खून अच्छा भी नहीं लगा था। और एक आध बार मेरी उंगली के किसी पोर्शन को काटना पड़ा था तो मुझे तब भी बड़ा डर लगा था। तो मैं सर्जन तो बन नहीं सकता। तो अगर सर्जन नहीं बन सकता तो मुझे डॉक्टर बनने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बिलीव करेंगे, मैंने 9वीं में ही आर्ट्स रख ली। मैंने 9वीं में ही आर्ट्स रख ली। तो फिर आप कहेंगे सर आप इधर कैसे पहुंचे और यहाँ तक कैसे आए? उसकी वजह ये कि आगे आके मैंने स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमिक्स बिजनेस साइंस है बहुत बड़ी। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स इज अ बिगर बिजनेस साइंस। और स्टैटिस्टिक्स आपको ये डेटा जितनी साइंस है, स्टैटिस्टिक्स का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। डेटा एनालिटिक्स जितने भी बड़े हैं सारे स्टैटिस्टिशियन है। अच्छा, तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। और मैथमेटिक्स लॉजिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, तो मैंने इकोनॉमिक्स, स्टैट और मैथ पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि मुझे अच्छी तरह पता था यार ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता मेरे से। लेकिन दुनिया है, चलता है काम। मेरे मोस्टली दोस्तों ने साइंस रखी, मेरा शुगल भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो शुगल जो है वो इंटरमीडिएट में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा तो शुगल सारा रिवर्स हो गया। उसकी वजह ये है कि आप डिसीजन सही लें तो सही जगह पहुंचेंगे आप। क्या हाल है बच्चों? तो हमारे यहाँ ये नहीं है। अच्छा, बहरहाल बिजनेस में तो ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं ना है, जैसा हमने 8वीं में फैसला कर लिया या मैट्रिक में आके कर लिया, मैट्रिक के बाद कर लिया। यहाँ पे तो आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कितना मसला चल रहा है, और फिर उसके मुताबिक आप डेटा माइनिंग करते हैं और देन यू आर गोइंग टू मेक द डिसीजन। और फिर उस डिसीजन के जो यूजर हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। इस तरह ये दोनों डेटा मिलके एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब बच्चों सवाल ये है कि यहाँ पे हम बात करें एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं आपको एपीआई के बारे में ज्यादा बताने का इतना वो ख्वाहिशमंद तो नहीं हूं, लेकिन मसला ये है कि कोर्स में एक डेफिनेशन डाल दी गई है, तो इतना तो बताना पड़ेगा कि आपको बात की समझ आए। देखिए, बात बात ये होता है कि एक जजीरा नुमा जगह है या एक पहाड़ है जिसके आगे खाई है। तो एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से अलग है, लेकिन आबादी चाहती है या टूरिस्ट चाहते हैं कि हम वहां जाके उस पहाड़ी को भी देखें। तो हम क्या करते हैं वहां पे? क्या करते हैं बच्चों? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान एक झील बह रही है, खाई है, तो क्या करेंगे आप ब्रिज बना लेंगे। ऐसा ही यहां पे भी होता है कि जब दो चीजों के दरमियान कम्युनिकेशन या दो चीजें अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं तो हम दोनों के दरमियान एक ब्रिज बना देते हैं। तो ये एपीआई भी एक ब्रिज की तरह काम करती है। ये एक टूल है that lets the software system to talk to each other, जबकि एक और नस्ल गया और दूसरा और नस्ल गया। जैसे आज तक ये सवाल होता रहता है कि अगर जो है स्पेस रेस नीचे आ गई दुनिया में, यानी खलाई मखलूक नीचे आ गई, तो उसके साथ बात कैसे होगी? तो सर आइंस्टाइन कहते थे उनके साथ बात मैथमेटिक्स में होगी, बिकॉज वो यहां तक आए हैं तो उन्हें मैथमेटिक्स आती होगी। फिर लोग कई दलील दलाइल देते थे कि मैथमेटिक्स में भी कई सिस्टम है। जैसे हमारा राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 360 का होता है। और यही राइट एंगल फ्रांस में 400 डिग्री का होता है। भाई मर्जी है ना, तुमने एक सर्कल को 360 जावियों में बांटा, उन्होंने 400 में बांट दिया। चूंकि वो मुसलमान इलाके के करीब रहते थे ना, वो इन चीजों के खिलाफ थे कि आप डेसिमल पॉइंट से हटो। मुस्लिम की एक मैथमेटिक्स की खूबी है कि ये हमेशा डेसिमल पॉइंट को मिस नहीं करते। बेसिकली काउंटिंग 9 तक खड़ी थी, मुसलमान आए तो 10 पे पहुंचाया इसको, फिर डेसिमल पॉइंट आया तो फिर ये मैथमेटिक्स खुला, इंजीनियरिंग खुली, सारा कुछ हो गया। ठीक है ना? और फ्रैक्शन पॉइंट इंडिया ने याद किया है। वो खुद भी कहते हैं कि शून्य हमने इजाद किया है, यानी फ्रैक्शन पॉइंट हमने इजाद किया। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो क्या होता है कि हम दो सॉफ्टवेयर, एक की जुबान हो रहा है दूसरे की जुबान हो रहा है, एक की टेक्नोलॉजी हो रहा है दूसरे की टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उनके दरमियान एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना देते हैं। ये जैसे मैंने ये तस्वीर बनाने की कोशिश किया है, देखें सही बनाई है। ये एपीआई है, इस तरफ वेब ऐप काम कर रही है, इंटरनेट काम कर रहा है, उस तरफ वेब ब्राउजर काम कर रहा है, पीछे डेटाबेस है। तो हमने विजुअल कनेक्टिविटी डाल दी कि यार इन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए? बात होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कहता है, रिटेल कंपनी यूज अ ट्विटर एपीआई ऑटोमेटिकली एंड गैदर द कस्टमर कमेंट्स अबाउट इट्स ब्रांड्स
इंस्टेड ऑफ चेकिंग पोस्ट मैनुअली। तो इसका फायदा ये हुआ कि उसने डेटे को एपीआई की मदद से समराइज किया, तो हर पोस्ट को चेक नहीं करने गया, बल्कि एक जैसी ओपिनियन का डेटा पूल कर लिया, नेगेटिव में कौन सी है और पॉजिटिव में। राइट बच्चों, अब यहां तक आते आते हमें ये समझ आ गई एपीआई क्या है। अगर अब मैं सम अप करूं तो मैं आपको ये बताने में किसी हद तक कामयाब हो गया कि इंटरनल डाटा कौन सा है, एक्सटर्नल डाटा कौन सा है, अच्छा प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। अच्छा, और एपीआई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया कि एक ब्रिजिंग सर्विस है जिसमें दो डिफरेंट टूल्स काम कर रहे होते हैं, उन दरमियान में ये रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आगे ना हमने एक सर्वे के मामले में जरा डिटेल में जाने की कोशिश की है। वो वजह क्या है? वजह ये कि आगे इसकी तफसीलात बहुत ज्यादा है, और किताब क्या करती है कि कंपनियों के नाम नहीं यूज करती, उसके ऊपर पैराग्राफ लिख देती है बैकएंड नीड्स ताकि। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं केएफसी पाकिस्तान। केएफसी पाकिस्तान ने एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट किया। उन्होंने दो तरह के क्लाइंट, एक डाइनिंग और एक डिलीवरी एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने को। डाइनिंग वो है जो वहां बैठ के बर्गर खाते हैं, और डिलीवरी वो जो घर में खाते हैं। तो उन्होंने इनसे ना उनकी कंप्लेंट्स के बारे में, सर्विस स्पीड के बारे में और फूड क्वालिटी के बारे में एक सर्वे कंडक्ट किया। अच्छा, और लॉन्च किया एक शॉर्ट ऑनलाइन रिसिप्ट बेस्ड कस्टमर सर्वे। इसके एंड में मिलता क्या था? आप जाहिर है जो जिस बंदे से भी आप डाटा मांगेंगे वो कहेगा मैं क्यों दूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने लालच क्या दिया? वो लालच साइड पे मैंने लगा दिया। क्या लालच दिया? हम आपको एक बर्गर फ्री देंगे या कोई भी ऐसी चीज, या उसके अंदर कुछ पॉइंट्स देने शुरू कर दी। अब इसमें सवाल किया गया किस पे? फूड क्वालिटी एंड टेस्ट पे, क्लीनलीनेस ऑफ आउटलेट्स पे, स्टाफ के बिहेवियर पे, और पर्टिकुलरली जो घर देने चाहते हैं उनके डिलीवरी टाइम और पैकेजिंग। और उसके जवाब में क्या दिया बच्चों? डिस्काउंट कूपन, ये वाला। ठीक है। अब इसकी आउटकम क्या होगी? सर्वे रिस्पॉन्स शो करता बच्चों कि डिलीवरी में जो डिलेस थे ना, वो प्रोमिनेंटली सामने आने शुरू हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि फूड ठंडा मिलता है, डिलीवरी डिले होती है, 15 मिनट का कहते हैं 25 मिनट में पहुंचते हैं, बाद बाद आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, तो नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा फूड ठंडा होता है और डिले ज्यादा है। नतीजा, केएफसी ने फौरन डिसीजन लिया क्या? पार्टनरिंग विद बेटर विद डिलीवरी राइडर्स, यानी इसका प्रॉफिट जो है ना वो राइडर के साथ थोड़ा शेयर कर देते हैं। क्या हाल है जी? दूसरा क्या है बच्चों? पार्टनरिंग विद और इम्प्रूव द सर्विस टाइम एंड केयर, प्रिजर्विंग बैग्स, यानी बैग ऐसे इनको देते हैं इसके अंदर जरा वो जरा गर्म रहना चाहिए। आउटकम ये हुआ बच्चों, प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। और अब आप देखते हैं, आप किसी भी केएफसी पे जाएं तो बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट वहां खड़े होते हैं। एक तो उनको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, दूसरा जाहिर है सर्विस सक्सेसफुल है तभी तो ये चल रहा है, और उसके साथ साथ इंक्रीज हो गई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और रिपीटेड सेल मिलना शुरू हो गई। ये फायदा हुआ सर्वे का। अच्छा, अब देखिए जरा गौर कीजिए, अगर हम ये सर्वे कंडक्ट ही ना करते तो हमें कभी भी ओपिनियन ना पता चलती, और अगर ओपिनियन ना पता चलती तो डेफिनेटली हम उसको ओवरकम ना कर पाते, और जब ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो देन ऑब्वियसली आप बिजनेस को अचीव नहीं कर पाए। राइट जी? अच्छा, अब इसके अंदर एक आ जाते हैं नेस्ले के केस के ऊपर। अब नेस्ले का जो केस है ये भी नेस्ले पाकिस्तान का केस है, और ये केस अभी चल रहा है, यानी कि ये करंट है। आपने देखा होगा कि हमारे जो पर्टिकुलरली डीएचए के एरियाज हैं, वेलेंशिया है, वापडा टाउन है, हमारा इंजीनियर टाउन आ जाता है, ये तमाम इलाकों में ना एक चीज है, आप किसी के घर जाए ना आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं पैक मिल्क की चाय पी। हर बंदा आपको ऑल पर की चाय, हर बंदा आपको ऑल पर मिल्क की आए। ठीक है ना? इस मामले में नेस्ले थोड़ा सा केयरफुल है कि यार ऑल पर और नूरपुर ज्यादा सप्लाई चेन में, और मैं रवायती मिल्क पैक लेके बड़ा पीछे आ गया, जबकि एक जमाने में उसकी बड़ी सेल थी। तो वो कहता है कि उसने एक फोकस ग्रुप बनाया। फोकस ग्रुप का मतलब ये होता है कि
बजाय इसके कि मैं सबसे राय लूं, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि चंद एक स्टूडेंट्स ले लूं और उनसे ओपिनियन पूल कर लूं। इसका थोड़ा फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि आप जो समझो कि अगर मेरी राय कुछ ऐसी है जिससे मेरी आउटकम पे असर पड़ेगा, जैसे मैंने नई बाइक लॉन्च की है, तो मैं बाइक ज्यादा लोगों को दे ही नहीं सकता ना। क्या हाल है, खर्चा आएगा ना मेरा। तो जाहिर है, जैसे एक पाकिस्तानी बाइक कंपनी थी, साइकिल कंपनी थी सोहराब, उन्होंने बाइक लॉन्च की। तो उन्होंने क्या किया, 15 से 20 लोग लिए फोकस ग्रुप और उनको अपनी बाइक दे दी। उनसे कहा कि आपने इस बाइक को लेके जाना है, खड्डों में भी मारना है, तेज भी चलाना है, और फिर आगे इसके बारे में हमें बताना है कि इसकी क्या, आप इसके बारे में कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो चीज है वो हम ज्यादा लोगों को दे ही नहीं सकते। और बात ज्यादा लोगों से राय लेने का मतलब क्या होगा, कि आप ज्यादा लोगों को पार्ट ऑफ डिसीजन बना रहे हो, वो रिस्की भी होता है बात से। लिहाजा मैंने फोकस ग्रुप लिया, जिसमें हर ग्रुप में 10 से 12 लोग लिए गए, और दे प्रिपेयर, उन्हें परसेप्शन ऑफ मिल्क पैक के मुतालिक पूछा गया, प्रेफरेंसेस ऑफ पैकेजिंग मिल्क और टेस्ट के बारे में पूछा गया, ट्रस्ट लेवल पे बात हुई, प्योरिटी पे बात हुई, फ्रेशनेस पे बात हुई उनके साथ, और उनकी ओपिनियन को जो है वो मॉडर्न पैकेजिंग के बारे में बात हुई, और एश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट प्योरिटी पे बात हुई। नतीजा ये कि अभी आएगा नतीजा, अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अपना पैकेट रिडिजाइन कर दिया है। उन्होंने इस चीज को स्लोगन बनाया है, प्योरिटी एंड नर्चरिंग एंड न्यूट्रिएंट्स, और देन उसके वजह विजिबल क्वालिटी सील उसके ऊपर लगा दी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोकस करने का, अब इसका मतलब ये सर्वे दो तरह का होता है। एक सर्वे होता है जैसा कि केएफसी ने किया है अपने ही कस्टमर से, और उससे खामी निकाली है। और एक क्या होता है, फोकस ग्रुप। अब ये दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, ये दोनों हमारी किताब में मौजूद है। कैसे मौजूद है, मैं लेके आता हूँ इसको। देखें, प्राइमरी डेटा के लिए कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे जो मैंने केएफसी का कहा, उससे फीडबैक ले लेते हैं और प्रोडक्ट मेजर कर लेते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। और दूसरा बच्चे, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, स्मॉल ग्रुप जो शेयर करता है ओपिनियन को प्रोडक्ट के बारे में, कंपेन के बारे में, और हेल्प आउट करता है कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। ठीक है जी। ये दोनों आपकी किताब के टॉपिक है, राइट जी। मैंने ये क्या है कि उसको जरा अपनी अमली जिंदगी से रिलेट करके लेके आया हूं, ताकि ये आपको अजनबी ना लगे, आपको लगे कि ये वाकई रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, सर बात कर रहे हैं, राइट जी। अब रही बात, ये केस स्टडी है, कहता है हेल्थ रिसर्च प्राइमरी डेटा often gathered through clinical trial. For example, a pharmaceutical company might conduct trial to test and effectiveness of new drug. The data collected from patient during the trial is used to draw conclusion about drug safety and efficacy, and explain how healthcare case study relates to the primary data and why this data is important. तो देखिए, बात असल में ये होती है कि ये प्राइमरी डेटा क्यों है, चूंकि आप डायरेक्ट जो है रिस्पोंडेंट से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हर वो डेटा जो रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट जाके लिया जाएगा, हम उसे सेकेंडरी डेटा नहीं कह सकते। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि जो प्राइमरी डेटा है वो यूज किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट सर्वे से, वो किसी और पर्पज के लिए यूज ही नहीं हुआ होगा। वो आप अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और उसी पर्पस के लिए आपने उसे यूज करना है, राइट जी। उसी पर्पस के लिए आपने उसे यूज करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं, ये क्या है, हमारा प्राइमरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा की लॉजिक तो क्लियर हो गई। अब अगर वो वाला केस पहले वाला ले लो या ये ले लो, तो आप इसका बाकी भी लिख सकते हो। इससे हमें उसका रेट ऑफ क्योर पता चलेगा, क्या हाल है, उसकी सेटिस्फेक्शन का पता चलेगा, और उसकी बुनियाद पे हमें फैसला करना है कि आगे ड्रग्स हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये कंडक्ट हमारा ठीक हो गया, हमने डेटा सही क्लियर ले लिया, करेक्ट डेटा ले लिया, तो हमारी प्रेडिक्शन सही होगी, और हमारे प्रोडक्ट में यानी कि नंबर ऑफ मेडिसिन में इजाफा हो जाएगा, और वो हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देगा। और फिर यकीनी तौर पे हम ज्यादा कमा सकेंगे, प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो हम इसको यूं देख सकते हैं, जैसे पेशेंट्स रिस्पॉन्सेस यूनिक और ओरिजिनल डाटा हमें देगा। नतीजा ये कि हमें उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का पता चलेगा, और उसके नतीजे में क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे में
डायरेक्ट एविडेंस होगा कि हमारा जो एक मेडिसिन है वो कैसे इंप्रूव होगा। आप इसके अंदर जो ऐड कर सकते हो वही तीन चीजें मैंने कही, कंपेटिटिव एडवांटेज, प्रॉफिट, ये आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी मिसाल करें, देखिए होता ये है कि जैसे आप पल्मोनल एक कंपनी है, सीसीएल कंसोलिडेटेड केमिकल लेबोरेटरी, पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल फर्म, अगर आप उसे देखेंगे तो उनकी बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है। उनकी कितनी को मेडिसिन है, तो आप कहेंगे सर उनकी तो हमने पल्मोनल का एक सिरप देखा। यानी बात इस तरह के ट्रायल से निकलने वाली एक मेडिसिन कंपनी की किस्मत बदल देती है। एक मेडिसिन, वो काम कर रहे होते हैं 300 पे, बास कंपनियां 250 पे, 200 पे, 400 मेडिसिन के ऊपर काम हो रहा होता है लेबोरेटरी में। बैठे होते हैं केमिकल इंजीनियर, वो क्या कहते हैं हम उनको यार, ये जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड लोग होते हैं ना, जो बी फार्मासिस्ट और केमिस्ट्री के लोग और बायोकेमिस्ट्री के लोग बैठ के वहां पे काम कर रहे होते हैं मिलके। लेकिन इन दी एंड उसमें से जो आउटकम निकलती है, वो किसी वक्त कोई एक मेडिसिन जंप आउट करती है, और वो जो एक मेडिसिन जंप आउट करती है वो सारे का सारा उनका खर्चा, सारे का सारा उनका पूरा कर देती है। यही यहाँ पे केस है कि एक मेडिसिन ऐसी निकला है जो कंपनी को कंपैरेटिव एडवांटेज लाए, मार्केट में उसको पोजीशन बनाए, तो डेट्स ऑल हमारा मसला हल। अच्छा, अब रही बात यहाँ पे आ गया फिर कोकोला, ये क्यों लेके आए। असल में एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, और इसमें गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स भी यूज होता है, वो भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं क्यों लाया हूँ, कहता है कि कोकोला वाज लूजिंग इट्स मार्केट, कोकोला अपनी मार्केट जो है ना वो लूज कर रहा था। ठीक है। अच्छा, लेकिन इशू क्या हुआ, इसको जरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, अभी अभी थोड़ा सा रोकते हैं, बाद में हम इसको अटैच करेंगे किसी मसले के साथ। देखिए होता ये, स्टैंडर्ड सोर्सेज ऑफ डाटा जो है हमें पब्लिश डाटा देते हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स से हमने मिसाल दी है कि हमें ये पता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आबादी कितनी है। अगर मैं कोई आउटलेट खोलना चाहता हूँ ना केएफसी का, तो सबसे पहला डाटा मेरे पास पॉपुलेशन सेंसिस है, मुझे वहां से पता लग जाएगा यहाँ आबादी कितनी है, और यहाँ पे, और दूसरा मुझे नेस्पाक से पता लग जाएगा कि यहाँ जो सड़कें हैं यहाँ से कितनी ट्रैफिक गुजरती, और पासिंग थ्रू कस्टमर मुझे कितना मिल सकता है। तो इसलिए वो अक्सर मैंने सुना है जीटी रोड पे कहते हैं कि हर जगह आउटलेट खोलने से नहीं चलती, यानी जहां ट्रैफिक रनिंग में है, पहुंचना है अपनी मंजिल पे, वहां आउटलेट खोल दें तो लोग ज्यादा नहीं रुकेंगे। लोग वहां रुकेंगे जहां ब्रेक लगेगी। ठीक है ना। तो वो डाटा से आहज करते हैं, तो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें इस लिहाज से बड़ा हेल्प आउट करता है। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है, इसमें मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मिसाल दी आपको, कि पब्लिश होते हैं ट्रेंड्स रिपोर्ट्स, और ये हमें हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात आ गई ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये पहले मैंने आपसे नहीं करवाया। अब आप इसको देख लें, फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। 6 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बताना है इसमें प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। हो गया जी। अच्छा बच्चे, तो देखिए यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। तैयबा रफी, इंटरनल एक्सटर्नल, लगता है पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ठीक है। गुड। ठीक है, हैदर अली, एंड देन यू सी मोहम्मद अवैस, अवैस अवैस।
अच्छा जी बच्चे, अवैस आई कम नहीं बेटा, इसको जर्नल साइंस कहते हैं, एफएससी जर्नल साइंस, सैड इकोनॉमिक्स का कुछ है। ठीक है ये ऐसे ही होता है सिंपल, लेकिन इसको जर्नल साइंस ग्रुप कहते हैं अक्सर, कैट मैथ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें आगे फिर बीएससी हो जाती है। बीए कर ऐसे करने से फिर आगे आपको बीए करना पड़ता। तो बीएससी मार्केट में जरा डिमांड ज्यादा थी उसकी निस्बत देन टाइम। हमने कहा यार बीएससी करते हैं, और खूबी की बात ये उस वक्त सीए डायरेक्ट नहीं होता था, आप पहले बीएस करेंगे तो आप सीए में आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा आपने बेटे सॉल्व नहीं किया इसको। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशंस, राइट जी। टैली हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा, अब ये जो केस है ना सेकेंडरी डेटा मार्केटिंग का, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मैंने दिया हुआ साहब। ठीक है, आपको आ भी है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। देखिए, डेटा कलेक्शन जब भी होती है ना, तो अगर आप अपना जो टूल है ना, टूल हम कहते हैं वो जो क्वेश्चनर आप बनाते हो, अगर वो आपने गलत बनाया तो उसका फिर फायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि कॉस्टली बहुत होता है। यानी आप ये सोच लो कि हम जब ईयर 2000 के करीब एमएससी कर रहे थे ना अपनी, तो हमें यूनिसेफ की रिसर्च आती थी, और उसमें एक क्वेश्चन फिल कराने के हमें को $5 या $10 मिलते थे। तो जाहिर है वो वर्ड की रिसर्च की वो आती थी जिम्मेदार रिस्पोंडेंट के लिए, तो वो वहां से उसको एक्वायर करते थे यूनिवर्सिटी से, कि जो बच्चे एमबीए या एमएससी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं सरकारी यूनिवर्सिटियों में, इनको जरा एज अ सर्वेयर आने दे दें अगर वो करना चाहें। तो फिर वो हमें ट्रेनिंग दे देते थे, कैनेडियन अमेरिकन से यहाँ आते, तो उन्होंने बड़ी रिसर्च होती थी। तो ये काफी महंगा था, सर्वेयर जाएगा क्वेश्चन फिल कराएगा, लिहाजा आपको पहले ही देख लेना चाहिए कि जो आप डाटा इकट्ठा करोगे वो मैच करना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, रेलेवेंस होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जेंट शूज बेच रहे हैं, और रिस्पोंडेंट मैं गर्ल को बना लूं, शूज उनके भी होते हैं, लेकिन वो सर्विस और बाटा के शूज नहीं होते, हश पपीज के नहीं होते, वो और होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन काम तो नहीं आएगी। अच्छा, एक्यूरेसी है, अगर वाकई ट्रस्ट वर्दी डाटा है कि वाकई रिस्पोंडेंट ने जाके फिल कराया है, तो हमारे यहाँ अक्सर लड़के होते थे एक क्वेश्चन फिल करा के लाते थे, फिर उससे मिलते जुलते 10 घर में बना लो और पैसे ले लेते थे। और अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो कहते हैं आपको 300 या 400 का सैंपल चाहिए ना, आप 50 का मेरे पास ले आओ, 50 मुझे दे दो, फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसके 300 प्रिंट करूँ। यानी वो उसी रेशियो से उसको बढ़ा देते हैं, ऐसे भी हैं। और हमारे यहाँ पीएचडी के बाद लोग हैं, वो क्या करते हैं, सर्वेइंग कंपनी है जो सस्ता सर्वे करवा देती है, उनके रिस्पॉन्डेंट यूज कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, सो एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए, और टाइमलीनेस, अप टू डेट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। तो रेलेवेंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और टाइमलीनेस, राइट जी। और भी फैक्टर हो सकते हैं। अब यहां पे जो आया ना मसला, वो मैंने इसलिए रखा है कि देखो, अगर हम किसी वक्त एक्यूरेसी को इंश्योर ना कर पाए तो फिर मामला खराब भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये केस रखा था कोकोला का। इसमें हुआ ये कि कोकोला को एक कोक को एक बात महसूस हुई कि लोग प्रेफर कर रहे हैं पेप्सी के टेस्ट को, ना कि कोक के। तो ये जब न्यू कोक आई थी, ये तब की बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ मैं 2015 या 16 की, ये तब आई थी। तो इन्होंने ये किया कि इसके टेस्ट के बारे में ना जाके लोगों से सवाल रेज करने शुरू कर दिए, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन पूछे इन्होंने, तो इन्होंने एक फोकस ग्रुप बनाया। उस फोकस ग्रुप से जब पूछा गया, तो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्हें इनवाइट किया गया टेस्ट के बारे में बताने के लिए। वो आगे उन्होंने बताया, तो उन्होंने इन्हें बताया, उन्होंने ओपिनियन दी कि आपकी जो कोक है वो एक कड़वे सिरप की तरह है, इसमें मीठापन तो है नहीं, तो इससे अच्छा हम डॉक्टर का जो है ना वो क्या होता है यार, वो सिरप पी लें। तो डॉक्टर साहब का खांसी का सिरप और आपकी कोक एक जैसी लगती है हमें। इन्होंने इससे कंक्लूड किया कि हमें अपना फार्मूला चेंज करना चाहिए, उन्होंने फार्मूला चेंज कर दिया।
फार्मूला चेंज कर दिया और न्यू कोक लॉन्च कर दी, और उसके नतीजे में दे डोंट वांट टू टेस्ट टू चेंज। अब हुआ ये कि आउटकम ये आई कि जो उनका लॉयल कस्टमर था ना, उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि हम तो पीते ही इसलिए कि ये चॉकलेट के करीब है, तो हम तो पीते ही इसलिए थे, तो आपने तो लॉयल कस्टमर ने उसके खिलाफ क्वेश्चन रेज कर दिया। अब ये क्यों हुआ कि आपने इररेलेवेंट डाटा ले लिया। उसकी वजह ये कि आपका सैंपल बहुत स्मॉल था और इसके अंदर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, जिसकी वजह से आपने शायद टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर आपने गौर नहीं किया। इसका मतलब है हमेशा प्राइमरी डाटा इकट्ठा करना सूदमंद नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्राइमरी डाटा आप इकट्ठा करते हैं वो इतना हेल्पफुल साबित नहीं होता, बल्कि वो आपके लिए बाज़ औक़ात प्रॉब्लम पैदा करे। दिस इज व्हाट यू कैन से कि अगर ऐसा होगा तो फोकस ग्रुप की ओपिनियन ठीक नहीं रहेगी। लिहाजा हमेशा सर्वे सक्सेसफुल नहीं रहता। इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर तो ये कामयाब होगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं होगा। राइट जी? नो इशू बच्चे, बात समझ आ रही है? तो ये मैंने इसलिए पुट अप किया था कि आपको ये भी अंदाजा रहे कि रेलेवेंस और एक्यूरेसी और टाइमलीनेस तो जरूरी है, लेकिन अगर आप सही तरह से लेके चलो। सही है जी? तो ये उससे रिलेटेड केस है, इसको भी मैंने थोड़ा सा टाइम बता दिया कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, पर्सनलाइज टूवर्ड्स योर पॉलिसीज होना चाहिए। जैसे कि ये केस आपकी किताब में दिया हुआ कि डाटा कलेक्शन इन इंश्योरेंस industry, insurance companies collect data from multiple sources including customer application, claim history, and external databases. By analyzing the data, insurer can assess risk more accurately and offer personalized policies. However, if data collected is outdated, inaccurate, and it could lead to mispricing of insurance product or हायर क्लेम लॉसेस। तो इसमें हायर क्लेम लॉसेस होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज ने पहले ये किया कि एक एज के लोगों का एक ही प्रीमियम रखा हुआ, फिर लेटर ऑन उन्हें पता चला कि लेक्चरर की लाइफ को इतना रिस्क नहीं होता, मार्केटर की लाइफ को रिस्क ज्यादा होता है। रीजन, टीचर तो एक क्लास में आके पढ़ाना शुरू कर देता है, और जो मार्केटर है वो क्या करता है, वो डोर टू डोर जाता है। जब डोर टू डोर जाता है तो इसका मतलब वो किस पे होता है? शाबाश, क्या हाल, किस पे होगा जी? बताएं। डोर टू डोर जा रहा है तो क्या करता होगा, कैसे पहुंचता होगा एक जगह से दूसरी जगह? ट्रांसपोर्ट पे होता होगा। तो ट्रांसपोर्ट पे लाइफ में ज्यादा थ्रेट है या क्लासरूम में ज्यादा थ्रेट? ट्रांसपोर्ट पे। तो जब उन्हें कुछ ऐसे क्लेम मिले और उन्हें वो क्लेम अदा करने पड़े, तो फिर उन्हें पता चला कि हमें प्रोफेशन को भी लाजमी काउंट करना चाहिए, वरना अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग डाटा की वजह से वो क्लेम को रन नहीं कर सकेंगे, या फिर क्लेम उनके ऊपर आने शुरू होंगे, वो कमाने की बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे शिपिंग कंपनियों की इंश्योरेंस होती है, तो वो क्या करते हैं, जो आम शिप रन कर रहा है तो उसको तो वो कहते हैं अच्छा इसे तो सिर्फ सऊदी अरब तक जाना है तेल लेने और यहाँ आ जाना है, ये तो बड़ा नॉर्मल सा सी है, इंडियन ओशन से गुजरना है, अरेबिक सी, बस कोई मसला नहीं। लेकिन जिस जहाज ने पैसिफिक ओशन में जाना है द रफ सी, जिसने जंप उठा के जहाज को भी कोई कोई 18-20 फुट ऊपर उछाल देना है, और उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो तो रात को सोते वक्त अपने आप को बेड के साथ बांध के सोते हैं, क्योंकि वो उसने तो उछालना है, और नींद की कोई 4 गोलियां खाते हैं, फिर उनको नींद आती है, क्योंकि ना 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 तो वहां रोशनी होती है रात के वक्त, और समुंदर इतना रफ होता है, उठा उठा के मारता है। अक्सर आप क्लिप्स देखते होंगे। तो इंश्योरेंस उस एतबार से फिर देखती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जी एक तो बात ये है कि रिस्क को असेस करना है किस लेवल पे बच्चे, पर्सनलाइज, रेलेवेंट डाटा, एक्यूरेट डाटा, टाइमली डाटा, और नॉट आउटडेटेड डाटा होगा। तो फिर आप मिस प्राइस नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी को, और फिर क्लेम भी क्या होंगे, फेयर क्लेम होंगे, आपको लॉसेस नहीं आएंगे, वरना अदरवाइज आपको लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे। राइट बच्चों? क्या हाल है? पायलट की इंश्योरेंस करते वक्त आपको सोचना चाहिए पायलट है क्या ख्याल है इसका बनस्बत के एक डॉक्टर की।
अच्छा बच्चों, सो एथिकल कंसिडरेशंस की बात कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका। एथिकल कंसिडरेशन ये है कि डेटा किसी का राइट है, तस्वीर है, फोन नंबर है, स्पेशली फीमेल्स के केस में, तो उसको क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए ना, दूसरों के लिए इतना ओपन या एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जिसका डाटा है उसे पता होना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ एंड व्हाई डाटा इज कलेक्टेड, तो उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। आपको पता है हम जब फोन सुन रहे होते हैं और किसी के लिए स्पीकर ऑन करते हैं तो हम उससे इजाजत क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो मेरे साथ बात कर रहा है। क्या इजाजत है कि मैं मीटिंग में सबको उसकी बात सुनाऊं? तो हम कहते हैं अगर आपकी परमिशन से हम स्पीकर ऑन कर लें और ये बात सब सुन लें, तो अगर वो परमिशन दे तो होता है। तो यही बात है कि अगर अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत खराब है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप आते हैं मेरे पास डाटा इकट्ठा करने, तो आपको मुझे क्लियर करना पड़ेगा ये डाटा आप मेरे से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डाटा मिसयूज भी तो हो सकता है। जैसे हम यहाँ अल्लाह ना करे डेटाबेस में जाएं और किसी भी बच्ची की तस्वीर निकालें और अपने स्टार पे छाप दें, तो हमें उससे इजाजत लेनी पड़ेगी ना कि वो तस्वीर जो है वो तो आई है उसके पर्सनल रिकॉर्ड के लिए, कि क्या वो इतनी मार्केटिंग हमें अलाउ करती है कि नहीं करती। तो जब तक इजाजत ना मिले हम उसकी पिक्चर को यूज नहीं कर सकते। देन क्या है, सिक्योरिटी, हमें इस डाटा को सेफ रखना है। तो हमारा जैसे सीएफई की मिसाल ले लें, हमारी जो स्टूडेंट की डेटाबेस है ना, उस पे सिवाय रेलेवेंट और पुराने और लॉयल एम्प्लॉय के कोई नहीं बैठा, और वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है। अच्छा, मैं बाकियों के बारे में क्यों ना बताना चाहूंगा? मैं समझता हूँ कि नहीं बताना चाहिए कि वो कौन है। हो सकता है यहीं से बच्चे निकले और जाके उसको पकड़ने आप इस सबके फोन नंबर दे जरा आ जाओ। क्या हाल है? तो ये बच्चों, देन यू सी फेयरनेस, अवॉइड बाइस प्रैक्टिसेस। बाइस प्रैक्टिसेस क्या है बच्चों? कि जो प्रैक्टिसेस आप समझ लो कि, यार ये लाइट ने काम खराब नहीं कर दिया हमारा? अच्छा चलो, फिर ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ये व्यू हो रहा है, आपको व्यू नहीं हो रहा होगा जो यहाँ बैठा है। हाँ भाई, ऑन करें दोबारा इसको। अच्छी बात है। अच्छा भाई, तो फेयरनेस इसमें यह है कि बाइस प्रैक्टिसेस, यानी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लोगों को, जैसे एक बंदे से डील करते हैं वैसे ही दूसरे से डील करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। और फिर बच्चे आगे क्या है, हमारे जो तीन बड़े लॉ बने उसमें एक तो पीका एक्ट है। पीका एक्ट ये कहता है कि हमें अनऑथोराइज एक्सेस डाटा किसी को नहीं देना, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम में जो है बनाया गया इसके ऊपर। फिर हमारा है एनएससीपी, फोकसेस ऑन सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा प्रोटेक्शन, के हमारे पास कस्टमर का डाटा भी है, हमारे पास बाकियों का डाटा भी है, तो उसे सिक्योर होना चाहिए। और देन बच्चे 2002 में हमारा एक लॉ आया जिसमें कहते हैं कि रिकग्नाइज करें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को और ट्रांजैक्शंस को, और ये लीगली रिकग्नाइज होनी चाहिए। ये किससे मुतल्लिक है, क्यों यहाँ पड़ी और कब तक आप इसको रखेंगे? तो पीका एक्ट ये कहता है कि कोई भी डाटा क्रिमिनल ऑफेंस के लिए यूज ना हो। अच्छा, जो हमारा फोकस डाटा, वो कहता है कि इसके लिए तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि डाटा चोरी ना हो। और उसके अलावा लीगल रिकग्निशन है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है ना, उसकी ट्रांजैक्शन तुम किस तरीके से कर रहे हो, ऐसा ना हो कि किसी का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चोरी हो जाए, तुम्हें पता ही ना चले। तुमको मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हारी गलती से उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए आपकी क्या है, जिम्मेदारी। अच्छा बच्चों, ये एथिकल कंसिडरेशन के ऊपर मजीद थोड़ी सी बात है, तो ऐसा करते हैं इसको हम कल पे रख लेते हैं। एथिकल कंसिडरेशन को डिस्कस करके एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे, और आधी क्लास करेंगे और आधी में टेस्ट करेंगे। टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, जैसे रूटीन में हम टेस्ट लेते हैं आपका, क्लास में छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं, तकरीबन यही चीज होगी, कोई इतना बड़ी चीज नहीं होगी। कोई छोटा मोटा एक आध केस दे दिया और उसमें आपकी क्या ले ली, ओपिनियन ले ली, राय ले ली, डिस्कस कर लिया उसको, ठीक है जी। ये आप लोगों से कल हम कंडक्ट कर लेंगे, राइट जी। ऑनलाइन वालों को हम ऑनलाइन भेजेंगे, फिजिकल वालों को फिजिकली भेजेंगे। ठीक हो गई जी बात? तो कल हम इसको कर लेंगे वाइंड अप, ठीक है। और साथ ही मतलब आधी क्लास और आधा टेस्ट कर लेंगे। आधी क्लास है जी, वो हम टेस्ट आपको दे देंगे बस, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा, आप राइट डाउन करके अपनी पिक्चर लेके उसकी टेस्ट की वो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा, ठीक है।
और एमसीक्यूज तो आप वैसे ही ऑप्शन लिख देंगे मुझे तो पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट तो आ जाएगा, ये किसका है? हैदर का? ठीक है, थैंक यू।